श्री गणगणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी गुरु बृहस्पति देव तथा श्री हरिविष्णु की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान कर गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण इष्ट द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और इसमें डेटा जो प्रयुक्त होता है पंचांग से दिया जाता है, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम प्रस्तुति को सफलपूर्वक पहुंचा पाने में सफल हो। जिस प्रकार इस पंचांग के 5 अंग होते हैं उसी प्रकार इस प्रस्तुति के भी 5 भाग हैं। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी पहले भाग में से पंचांग मुहूर्त को लेकर आपके सुझाव के रूप अनुरूप इस प्रस्तुति का लघु रूप हम अलग से देते प्रस्तुत किया करते हैं। दूसरा भाग, जी हाँ, दूसरा भाग तारा बलन इसका नाम है, जिसमें सितारे करते काम है और सितारे कभी झूठ नहीं बोलते। जी हाँ, तारा बलन के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना। तारा बलन का मुख्य जो सिद्धांत है वह नवतारा चक्र पद्धति से लिया गया है, जिसके अनुसार ग्रहों के बारे में, नक्षत्रों के बारे में विस्तृत अध्ययन कर पूरे जीवन काल का के बारे में अग्रिम रूप से जानकर अपने सभी कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से कर सकते हैं। विस्तृत चर्चा प्रस्तुत। तीसरा भाग चंद्र बलम, यहाँ राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। और चौथा भाग चौघड़िया, एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष, जो कि कोई भी कार्य जो हम करते हैं जिसमें शुभता की अपेक्षा करते हैं, यह दर्शाता है शुभ और अशुभ कार्य। काफी उपयोगी है और इसलिए इसकी उपयोगिता को देखते हुए हिंदी और अंग्रेजी में हमने यूट्यूब पर भी अलग से वीडियो पोस्ट करके रखा है। विस्तृत चर्चा प्रस्तुत। पांचवा भाग अंक, यहाँ हम जब जन्म लेते हैं तो ईश्वर हमें अंक उपहार के रूप में देते हैं और ये अंक पूरे जीवन पर्यंत जिस तरह सांस चलते हैं, सांस जब से आरंभ होता है ये अंक कार्य करना उसी समय से आरंभ करते हैं। जी हाँ, और हम अंकों के अंक में ही जन्म लेकर अंकों के साथ खेलते बढ़ते हैं। अंक ही हमारे हर जो भी हमारी प्रतिभा का सूचक होता है, अंक कार्य करते रहता है। जी हाँ, जीवन पर्यंत अंक कार्य करता है और हम उसे जाने अनजाने नहीं समझकर कुछ अंक ऐसे ले आते हैं जो कि अंक नकारात्मक प्रभाव डालते हैं और हमारे लिए असुविधा का कारण बनते हैं। कुछ अंक हमारे लिए जन्मजात शत्रु होते हैं और इसके कारण हमें उसकी व्यवस्था करनी होती है कुछ मित्र को लाकर। इसलिए अंकों को जानना, पहचानना, उन्हें समझना, उन्हें सही रूप से उपयोग करके परख कर उन्हें उनको सही रूप से उपयोग करके हम अपने जीवन में सुखता ला सकते हैं। यह प्रस्तुति साथ ही साथ अंक कार्य करने के अलावा अंक बोलते हैं। किसी भी माह के तिथि, किसी भी माह के किसी भी तिथि को जन्मे जातक के लिए आज का दिन, आज का क्या बोले, शुभता शुभता के संदर्भ में यह भी इस प्रकार पांचों भाग आपके लिए जो हम लाए हैं वो संजो कर लाए हैं, उसे आपके लिए उपयोगी बनाकर लाया है। आप कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिएगा। ये पूरी प्रस्तुति आपके लिए रोचक होने वाला है, ज्ञानवर्धक होने वाला है तथा अति महत्वपूर्ण होने वाला, इसलिए हमारे साथ बने रहिए आदि से अंत तक। यदि इस प्रस्तुति को आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको अग्रिम रूप से मिल सके और आप उससे लाभ पाए। पंचांग की तरफ चलते हैं। पंचांग बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ को जानने का एक माध्यम है, किंतु पुराणों में लिखा है कि पंचांग सुनने मात्र से गंगा स्नान तुल्य लाभ होता है। जी हाँ, और गंगा स्नान, माँ गंगा जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। हमारे शरीर में 70% जल का ये रहता है, तत्व रहता है, वह भी सुप्रभावित होता है। साथ ही साथ जन्म कुंडली में बैठे जलीय राशियां सुप्रभावित होती हैं। जलीय राशियों में बैठे ग्रह और उन जलीय राशियों के स्वामी भी सुप्रभावित। इसके साथ ही पंचांग के जो 5 अंग हैं ये सुप्रभावित हमें कुछ न कुछ जीवन काल में देते हैं और इसलिए पंचांग को स्मरण करने से भी बहुत लाभ होता है। जी हाँ, तिथि हमें लक्ष्मी प्रदान करने वाला होता है, वार आयु में वृद्धि प्रदान करने वाला, नक्षत्र पापों को नाश करने वाला, योग रोगों को दूर करने में सहायक और कर्म कार्यों में सफलता कार्य सिद्धि दिलाता है।
इसलिए पंचांग को सुबह सुबह यदि हम उठते ही इससे स्मरण करें और फिर पंचांग को, लघु पंचांग को सुने, तो हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होता है। ये श्लोक है, तिथि च श्रीकरम प्रोक्तम वारम आयुष्यवर्धनम नक्षत्रम हरते पापम योग रोग निवारणम करणम कार्य सिद्धि च पंचांग फल मुक्तम। जी हाँ, इसे स्मरण करके लघु पंचांग को कम से कम जरूर स्मरण करें और सुने, ताकि आपके लिए आज आपका दिन शुभ हो और आपका सभी जो पंचांग के पांचों अंक के जो शुभ प्रभाव है आपको मिले। इसके साथ ही पंचांग हमारे निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो आइए पंचांग की चारों तरफ से महत्ता देखते हुए, सभी प्रकार से महत्ता को देखते हुए, आइए पंचांग को सुने, स्मरण करें तथा अनुसरण करें और अपने जीवन को सफल और समृद्ध बनाएं। साथ ही साथ प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुक संग, ताकि वे भी प्रेरित होकर पंचांग का स्मरण करके, उसको सुनकर और उसका अनुसरण करके अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सकें। इसके साथ ही हम आपको श्री राम जी का नाम लेते हुए, और जहाँ श्री राम है वहीं श्री हनुमान भी है, हम दोनों का नाम लेते हुए चलते हैं प्रस्तुति के पहले भाग। जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आपका प्रस्तुति के पहले भाग में। आज का दिनांक 5 मार्च 2026, चैत माह, पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1947 विश्ववसु, विक्रम संवत 2083 सिद्धार्थी और कलयुग का 5026। आज का सूर्योदय 6:09 पर, सूर्यास्त 5:53 पर, सनराइज एट 6:09 AM एंड सनसेट एट 5:53 PM। आज का दिशा शुद्ध दक्षिण है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो दही का सेवन करके यात्रा में शुभ है। पंचांग के पांचों अंक इस प्रकार: वार गुरुवार, तिथि संध्या 5:03 तक द्वितीय, जो भद्रा तिथि के अंतर्गत आता है। उसके बाद तृतीय, जो जय तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र 8:17 तक उत्तरा फाल्गुनी, उसके बाद हस्ता। आज का दिन का आरंभ उत्तरा फाल्गुनी के चौथे पद से होता है, जो कि प्रातः 8:17 तक बढ़ता है। उसके बाद हस्ता का पहला पद अपराह्न 2:32 तक, दूसरा पद रात्रि के 8:49 तक, तीसरा पद देर रात्रि 3:08 तक और चौथा पद कल सूर्योदय के बाद प्रातः 9:29 तक। योग प्रातः 7:46 तक सूर्य, उसके बाद कर्ण और करण संध्या 5:03 तक गर्भ, तत्पश्चात कल भोर में 5:24 तक खनिज और फिर होगा। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का वास देखते हैं। भोलेनाथ का वास कहाँ है और शुभता कैसी है। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दोनों स्थिति में आज द्वितीय तृतीय दोनों तिथि हैं। दोनों स्थल में, दोनों स्थिति में भोलेनाथ का वास अशुभ नहीं है। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:38 से 12:25 अपराह्न तक। अमृत काल कल भोर में 3:11 से कल भोर के ही 4:52 तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:58 से 2:45 अपराह्न तक। गोधूली बेला संध्या 5:51 से 6:15 संध्या तक और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:36 से मध्य रात्रि 16:25 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी राहु काल अपराह्न 1:29 से 2:57 अपराह्न तक। गुलिक काल प्रातः 9:05 से 10:33 दिन तक। यमगंड प्रातः 6:09 से 7:37 प्रातः तक और वर्ज मुहूर्त संध्या 5:07 से 6:47 रात्रि तक। भद्रा कल भोर में 5:24 से 6:08 प्रातः तक। आज का भद्रा का वास पाताल में है, जो कि अशुभ है। ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखें तो अंश के अनुसार बुध देव, जो कि बकरी और अस्त हैं, ये कमजोर अवस्था में है। साथ साथ शुक्र देव अंश के अनुसार कम अवस्था में है, इसलिए ये कमजोर अवस्था में।
वहीं मंगल देव हस्त है, बृहस्पति देव बकरी है, राहु देव और केतु देव बकरी रहते ही है। वहीं शुक्र देव मीन उच्च राशि में है। इस प्रकार यदि ग्रहों की स्थिति को देखा जाए तो मित्र राशि में 2 ग्रह, शत्रु राशि में 3 ग्रह और सब राशि में 4 ग्रह। चंद्र शुक्र मंगल ऐसे ग्रह हैं जो कि किसी भी जिनकी राशि में कोई ग्रह नहीं है, और शनि देव की राशि में 4 ग्रह, बृहस्पति देव की राशि में 2 ग्रह, बुध देव की राशि में 2 ग्रह और सूर्य देव की राशि में, और शेष सभी ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। नक्षत्र के अनुसार यदि ग्रहों की स्थिति को देखा जाए तो मित्र नक्षत्र में 3 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह, सम नक्षत्र में 2 ग्रह और अपने नक्षत्र में 3 ग्रह हैं। वे ग्रह हैं बृहस्पति देव, शनि देव और राहु देव। इस प्रकार केतु चंद्र मंगल बुध ये स्वतंत्र ग्रह, इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। बृहस्पति के नक्षत्र में 3 ग्रह, राहु देव के नक्षत्र, राहु देव शनि देव के नक्षत्र में दो दो ग्रह है, और शुक्र शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। किसी भी ग्रह का आपस में नक्षत्र परिवर्तन नहीं है। आज किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं। इसके साथ ही हम आपको ले चलते हैं दूसरे भाग। स्वागत है आपका दूसरे भाग में। यहाँ तारा बलम इसका नाम है, सितारे जिसमें करते काम। आपके समक्ष तारा बलम की सूची सारणी प्रस्तुत। तारा बलम के समक्ष जो नक्षत्रों के नाम है वह चंद्रमा आज जिस नक्षत्र में गोचर कर रहा है उससे संबंध रखता है, और तारा बलम के नीचे जो नक्षत्रों के नाम है वह हमारी जन्म कुंडली में चंद्रमा, या हमारी कहे कि जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में थे वह दर्शाता है। दोनों का मिलान जहां होता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, यही आज का फल होता है। कुल 9 तरह के फल हो सकते हैं। यहाँ कुल 9 तरह के फल हो सकते हैं, और वे हो सकते हैं आज का तारा जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यय, साधक, नैथनी, वित्त आदि मित्र हो सकता है। जब आज का तारा संपत, क्षेम, साधक, वित्त आदि मित्र हो तो शुभ फल का संकेत है, जिसके अंतर्गत नए कार्यों का आरंभ कर सकते हैं। वहीं जन्म, विपत, प्रत्यय और नैथनी में है तो अशुभता के तरफ तारे इशारे करते हैं, जिसके अंतर्गत हमें दैनिक कार्य में सावधानी, और साथ ही साथ हमें नए कार्यों का आरंभ नहीं करना है, उसकी मनाही। इसके अतिरिक्त अति उत्साहित होकर अशुभ तारों को शुभ तारों में परिवर्तन करने का उपाय करके जोखिम न लेने की हम सलाह देते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। यह तारा बलम मुख्यतः नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है, और नवतारा चक्र पद्धति का मूल सिद्धांत है कि ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, ग्रह ही मन के नक्षत्र होते हैं, ग्रह ही नक्षत्र ग्रहों के फल नक्षत्र ही देते हैं, ग्रह अपना फल नहीं देते। अब प्रश्न उठता है कि कुल 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, कौन से ग्रह किन किन नक्षत्रों के फल पाएंगे, या कौन से नक्षत्र किन किन ग्रहों के फल देंगे। इसके लिए 27 नक्षत्रों को 9 नक्षत्रों की सूची बनाकर उन्हें क्रमबद्ध में रखकर 3 श्रेणियां बनाई गई, और वह इस प्रकार हुई। पहला से 9वां तक पहला श्रेणी, 10वां से 18वां नक्षत्र तक दूसरी श्रेणी, और 19वां से 27वां तक तीसरी। ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया। केतु पहला, शुक्र दूसरा, सूर्य तीसरा, चंद्र चौथा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि, नौवां बुध। और इसलिए अब इन ग्रहों को अब नक्षत्रों से जोड़ा गया, तो पहला ग्रह जो बने उन्हें पहले नक्षत्र का स्वामित्व मिला, यानी पहला 10वां और 19वां नक्षत्र का स्वामित्व केतु देव हो गया। हर श्रेणी में से एक पहला ग्रह जो बना। दूसरा ग्रह शुक्रदेव बने, इन्हें दूसरा 11वां और 20वां नक्षत्र का स्वामी मिला। तीसरा ग्रह सूर्य देव, जिन्हें तीसरा 12वां 21वां नक्षत्र का स्वामित्व। चौथा 13वां 22वां नक्षत्र का स्वामित्व चौथा ग्रह चंद्रदेव हो गया। इस प्रकार घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हुए बुध देव को 9, 18 और 27वां नक्षत्र का स्वामित्व मिला। और यह सूची इस प्रकार। अब फलित कैसे करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहला ग्रह वही होता है जो हमारा जन्म नक्षत्र का स्वामी बनता है, इसलिए इसमें से चिन्हित करते हैं हम नक्षत्र, जिस नक्षत्र में जन्म लिए हैं उस नक्षत्र को और उसके स्वामी ग्रह को। यह हमारा जन्म ग्रह होता है,
और हमारी गणना यहीं से आरंभ होती है। यहीं से हम घड़ी की सुई की दिशा में आके बुध तक जाते हैं, फिर केतु देव से आगे आरंभ करते हैं यात्रा। और जो ग्रह बनता है जन्म ग्रह, उसके पिछले ग्रह को उसके ठीक पहले ग्रह तक यात्रा समाप्त करता है। पहला ग्रह जो होता है, जो भी ग्रह बनता है पहला, उसी दशा महादशा में हमारा जन्म होता है। जी हाँ, उसी दशा महादशा में हमारा जन्म होता है, और उसी दशा महादशा में हमारे पिछले जन्म में भी मृत्यु हुआ करती है। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? जी हाँ, इसका प्रमाण आपकी जन्म कुंडली। जन्म कुंडली में जब भी विंशोत्तरी दशा देखें तो ये बताता है कि आपको दशा महादशा का किस महादशा महादशा से आरंभ होगा, और वह वही होता है जो आपका जन्म ग्रह होता है। और जन्म ग्रह का उसी दशा महादशा में आपका आरंभ होता है, और वहां दर्शाता है शेष जो आपको वर्ष भोगने हैं। यानी यदि उस दशा महादशा की अवधि जो भी है, उसमें से जो आप पिछले जन्म में भोग चुके हैं, वह बाकी काट कर इस जन्म में भोगने होंगे। एक उदाहरण से समझ, इस जातक का जन्म वृश्चिक राशि में हुआ है। जी हाँ, वृश्चिक राशि में अनुराधा नक्षत्र में, जिसके स्वामी शनि देव बनते हैं। शनि देव की अवधि 19 साल है। जी हाँ, 19 साल शनि देव की अवधि बनती है। और उस 19 साल में जातक पिछले वर्ष में, इस 19 साल में जातक पिछले वर्ष में इस प्रकार जातक पिछले वर्ष में चार, आप ये देखें कि जातक का जन्म चंद्रमा के नक्षत्र में, जातक का जो जन्म हुआ है वह चंद्रमा के नक्षत्र में हुआ है। जी हाँ, जातक का जन्म चंद्रमा वृश्चिक राशि में थे, जो अनुराधा नक्षत्र में है। शनि के नक्षत्र में जातक का जन्म हुआ, और शनि का जो अवधि है 19 वर्ष की अवधि उसकी होती है, जिसमें पिछले वर्ष वह पिछले जन्म में 14 साल 11 महीना 24 दिन वह हो चुका था। अब बचा है उसका इस वर्ष में, इस जन्म में 4 वर्ष 6 महीना। इस प्रकार जातक पिछले जन्म से ही भोग कराया है, और यह सभी के केस में होता है। सभी जिस जो भी जन्म कुंडली में होते हैं, शायद ही कोई होता है जो पूरा भोग करके आता है। और इस प्रकार हम अपना भी देख सकते हैं। और चूंकि इसका पिछले जन्म से, पहला ग्रह का पिछले जन्म से भी रिश्ता है, इसलिए इसे पीड़ा की श्रेणी में रखा जाता है। जी हाँ, इसे पीड़ा की श्रेणी में पहला ग्रह जो होता है पीड़ा देता है। और यह पहला ग्रह जो पीड़ा देता है, यह पहला ग्रह पीड़ा देता है। जी हाँ, ये पीड़ा, इसलिए इसे पीड़ा की श्रेणी में रखा जाता है। वहां से घड़ी की सुई की दिशा में गणना की जाती है, और बुध तक जाया जाता है, फिर केतु दिशा यात्रा करते हैं। तो पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां ग्रह जो होते हैं वे पीड़ादायक होते हैं। दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नवां ग्रह जो होता है वह शुभ फलदायक होता है। ये पूरी सारणी आपके सामने प्रस्तुत। इसलिए इस प्रकार हम, आप देखें, यदि हमें पहले से पता चल जाए कि कौन से ग्रह शुभ होंगे, कौन से ग्रह शुभ होंगे, तो हम उस दशा महादशा की तैयारी पहले से कर सकते हैं। उस शुभ ग्रहों की दशा महादशा में शुभ कार्यों का निष्पादन, और अशुभ ग्रहों की दशा महादशा में अशुभ, अपने आप को चुनौती का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार होते हैं। इसी प्रकार यदि जन्म कुंडली में बैठे ग्रह शुभ ग्रह के मामले में, हम यदि उनके ग्रह के अनुसार जहां बैठे, जिस भाव में, जहां जिस राशि में बैठे हैं उसके अनुसार कार्य करें, तो उसमें शुभता ज्यादा होती है। वहीं उसी तरह से नक्षत्रों से, जिन नक्षत्रों में, शुभ ग्रह के नक्षत्रों में जो जन्म जातक होते हैं, उनसे यदि हमारे संबंध जुड़ते हैं विभिन्न कार्यों के लिए, तो वह शुभता देते हैं। अशुभता के नक्षत्र में जन्मे, अशुभ ग्रहों के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए
पीड़ादायक होते हैं, बाधक होते हैं, परेशानी के सबब बनते हैं। इसलिए हमें ग्रहों को पहचान कर उन्हें, नौ तारा चक्र पद्धति हमें ये बताता है कि कौन से व्यक्ति हमारे लिए शुभकारी हो सकते हैं, कौन से अशुभकारी, और उनका उपयोग कर सकते हैं। ग्रह जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों को विभिन्न रूपों से उपयोग करके, साथ ही साथ दशा महादशा का विभिन्न रूपों से उपयोग करके हम अपने जीवन में सुंदर ला सकते हैं। इसलिए काफी उपयोगी पद्धति है, और यही वजह है कि हमने अलग से वीडियो यूट्यूब पर रखा है नव तारा चक्र पद्धति पर, जिसे भगवान राम, माँ सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की, आप उसे देखें और उनके भी उनसे उस प्रस्तुति से लाभ प्राप्त करें। इसके साथ ही अब हम ले चलते हैं आपको प्रस्तुति के ताराबलम। यहाँ ताराबलम वापस में आज का गोचर से क्या संकेत। आज जो चंद्रमा गोचर कर रहे हैं वह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, उसके बाद हस्ता में जाएंगे। और इस प्रकार यदि आज देखा जाए तो अपने अपने नक्षत्रों के अनुसार अपने ग्रहों को आप देख सकते हैं कि कौन कौन से आपके सुफल है, कौन कौन से सुफलदायी है, उसे अनुरूप आप कार्य कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप यदि भरणी पूर्वा फाल्गुनी पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जन्म यदि हुआ है तो पहला भाग संपत्ति का है, दूसरा भाग विपद का है। वहीं पुनर्वसु विशाखा या पूर्वा भाद्रपद में नक्षत्र में जन्म हुआ तो पहला भाग साधक का है और दूसरा भाग अति का है। इस प्रकार आज आद्रा स्वाति शतभिषा नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए तथा पुनर्वसु विशाखा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए पहला और दूसरा काल क्रमशः अति पीड़ादायक है। और इस प्रकार हम अपने ग्रहों को पहचान कर, उनके नक्षत्रों को पहचान कर, नक्षत्रों से फल को प्राप्त समझकर उस उचित कार्य हम कर सकते हैं। इस प्रकार जो किताबों में लिखा है कि अशुभ तारों की स्थिति में यह उपाय करनी चाहिए, यह उपाय क्षणिक है और साथ ही साथ ऐसा जोखिम हो सकता है कि हम वह उपाय सार्थक नहीं हो। वैसी स्थिति में हम अपने कार्यों में सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकते, सुखता नहीं प्राप्त कर सकते, इसलिए जोखिम नहीं लेने का सलाह देते हैं। इसके साथ ही हम आपको तीसरे भाग में ले आए जो राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहेगा संभव है। आज चंद्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं और कन्या राशि में आज राशि परिवर्तन का नहीं है, इसलिए कन्या राशि में गोचर करने का जो प्रभाव है चंद्र बलम के अनुसार वह यह है। मेष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, धनु और मीन राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत है। शेष राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत नहीं है। इसी के साथ हम आपको ले आए चौथे भाग में। चौथा भाग चौघरिया एक प्रकार का बहुत ज्योतिष शुभ और अशुभ काल दर्शाता है किसी भी कार्य को करने के लिए, चाहे वो कार्य पूजा पाठ से संबंधित हो, पहला बार कार्य कर रहे हो या कोई भी कार्य जिसमें शुभता की अपेक्षा करें। इसलिए इसकी उपयोगिता को देखते हुए हम YouTube पर अलग अलग वीडियो जिम रखा है। चौघड़िया की उपयोगिता हिंदी में, यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया अंग्रेजी में। आप इसका उपयोग करके आप इससे शुद्धता प्राप्त कर सकते हैं। संक्षेप में हम बता दें कि कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, किंतु साप्ताहिक दिनों से संबंध करने के लिए इनका 7 चौघड़िया का नामकरण लूंगा और 8वां चौघड़िया आदि का जो चौघड़िया होता है वही अंत का चौघड़िया होता है, दिन का भी रात का। इस प्रकार चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से होता है और साप्ताहिक दिन के स्वामी अलग अलग ग्रह बनते हैं जो विभिन्न कार्यों के लिए, विभिन्न फलों के लिए उपयोगी हो। इसलिए चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों के ग्रह स्वामी से और उनके अधीन कार्यों से भी हो जाता है और इस प्रकार चौघड़िया अति उपयोगी बन जाता है। जब भी चौघड़िया का उपयोग करें तो जरूर यह देखें कि जिस चौघड़िया का हम उपयोग कर रहे हैं वह कहीं शुभता अशुभता से व्याप्त नहीं है। अशुभता दिन में राहु काल वार वेला दिन में राहु काल वेला वार वेला से अशुभता हुआ करती है और रात्रि काल रात्रि। अनुभव के आधार पर हमने पाया है, जो हम आपसे साझा कर रहे हैं, कि दिन चूंकि सूर्य देव का प्रभुत्व होता है और सूर्य देव से शनि देव नाराज रहते हैं, इसलिए शनि का चौघड़िया प्रतिदिन काल बेला से होता है। वहीं रात्रि का चौघड़िया वह होता है चंद्रदेव का प्रभुत्व
और चंद्रदेव से बुध देव नाराज, इसलिए बुध का चौघड़िया प्रति रात काल रात्रि से दूषित होता है। इस प्रकार हम प्रतिदिन इन चौघड़िया का उपयोग, यद्यपि काल चौघड़िया अशुभता से प्रतिदिन अतिव्याप्त रहता है, फिर भी धनुपार्जन हेतु किए जाने वाले कार्य, क्योंकि शनि कर्म के देवता है, धनुपार्जन हेतु किए जाने वाले गतिविधियों के लिए यह शुभदायक है। उसी तरह मंगल भी एक क्रूर और अनिष्टकारी ग्रह होते हैं, कोई भी शुभ कार्य इसमें नहीं करना चाहिए, किंतु शत्रुहंता के लिए काफी उपयोगी है। और यह शत्रुहंता आज के देश काल परिस्थिति और समय के अनुसार ज्योतिष होता है। इसलिए आज के संदर्भ में हम जब भी कंपटीशन कर देते हैं, जॉब प्रोफाइल में या कहीं भी, रोग से लेकर सभी कार्यों में जहां हम शत्रु से लड़ते हैं, कोर्ट केस में आदि, इसके लिए मंगल का चौघड़िया काफी उपयोगी। तो चलिए आज का चौघड़िया देखते हैं, आज का चौघड़िया क्या कहता है। आज 5 मार्च 2026 दिन का चौघड़िया शुभ चौघड़िया से आरंभ है, बृहस्पति का बार का दिन है, और शुभ चौघड़िया से दिन का समाप्त। अमृत चौघड़िया राहु काल से ग्रसित है, काल चौघड़िया काल बेला से ग्रसित है, शुभ चौघड़िया वार बेला से। यहाँ ये चौघड़िया अशुभता से अधिक है। आज का चौघड़िया अमृत चौघड़िया जो कि 1:29 से 2:57 तक है, वह राहु काल से ग्रसित है। काल चौघड़िया जो अपराह्न 2:57 से 4:32 तक है, वह काल बेला से ग्रसित है। और शुभ चौघड़िया जो अपराह्न 4:25 से सूर्यास्त तक है, वह वार बेला से ग्रसित है। वहीं रात्रि का चौघड़िया लाभ चौघड़िया जो मध्य रात्रि 0:01 से 1:32 तक है, लाभ चौघड़िया वह काल रात्रि। तो ये रहे हमारे चौघड़िया के शेष चौघड़िया होगी। अब हम आपको ले चलते हैं अंकों के लिए। अंक हमारे लिए काफी उपयोगी होते हैं, जैसे आपने परिचय में भी बताया है। ये अंक हमारे लिए कार्य करते हैं, यहाँ जन्म से ही कार्य करते हैं, और वे अंक होते हैं मात्र 1 से 9। इसमें 5वां अंक जो होता है यह संतुलित करता है, क्योंकि 5वां अंक मध्य का अंक होता है, यह काफी शक्तिशाली होता है। और ये अंक जो होते हैं शून्य को गणना में नहीं ली जाती। 2 अंकों का समूह जब भी होता है या 2 से ज्यादा का, तो उसमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एक अंक बना दिया जाता है। यह अंक ज्योतिष का मूल सिद्धांत। ये अंक के स्वामी अलग अलग ग्रह बनते हैं। 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5 के बुध, 6 के शुक्र, 7 के केतु, 8 के शनि, 9 के मंगल। और ये सभी ग्रह के अलग अलग तत्व, अलग अलग ऊर्जा, अलग अलग गुण होते हैं। इसलिए ये सभी तत्व, गुण और ऊर्जा इन अंकों में भी समाहित होती है। और जब इन अंकों में समाहित होती है, तो जो अंक हमारे पास जन्म तिथि में उपलब्ध नहीं है, उसके गुण, तत्व और ऊर्जा की कमी हमें रहती है। वहीं कुछ अंक ऐसे भी होते हैं जो 3 बार से अधिक प्रयोग में हो, तो वैसी स्थिति में इस अंक की, संबंधित अंक की ऊर्जा, तत्व या गुण की अधिकता हमें पाई जाती है, जो कि आगे चलकर नुकसानदायक होता है। दोनों स्थितियों में नुकसानदायक होता है। इसलिए हमें पहचानना जरूरी है कि कौन से अंक मिसिंग है, कौन से अंक ज्यादा बार। इन अंकों को के चूंकि इन अंकों में ग्रहों के गुण, तत्व और ऊर्जा समाहित होती है, इसलिए अंकों की दुनिया में इन्हें विशेष नाम से पुकारा जाता है। 1 को राजा, सरकार या नौकरी पेशा वाले व्यक्तियों के लिए बॉस, 2 को रानी या पार्टनर से, 3 को गुरु या सलाहकार से, 4 को शरारती तत्वों से, नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से, झांसा देने वाले व्यक्तियों से, शरारती तत्वों से, आदि आदि, झूठ बोलने वाले व्यक्तियों से, 5 राजकुमार से, 6 को मंत्री या सुख सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों से, जो कि शुक्र से संबंध है, 7 धर्मगुरु से या ऐसे व्यक्ति से जिन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो, 8 समाज के नीचे तबके के लोग, हमारे अधीन कार्य करने वाले लोग, नौकर चाकर तथा न्यायालय से, और 9 सेनापति, पुलिस और डॉक्टर। अब हम इन अंकों को यदि नाम जान गए, तो हम आपस में संबंध समझ सकते। फिर भी हम इसकी चर्चा, दुश्मन अंकों की चर्चा थोड़ी देर में करें। जब हम जन्म लेते हैं तो कुछ अंक ईश्वर हमें उपहार में देते हैं, और यह अंक जन्म तिथि के रूप में होते हैं, जो कि कभी बदले नहीं जा सकते। यहाँ जन्म तिथि का जन्म तिथि में 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला तिथि, दूसरा माह और तीसरा वर्ष। तिथि और माह 1 या 2 अंकों का होता है, वर्ष 4 अंकों का। जब भी तिथि के गणना में या तिथि में, जन्म तिथि में 11, 22, 33 अंक आते हो,
चाहे तो तिथि में, माह में या गणना में, तो यह पूर्व जन्म के आत्मा से संबंधित है, उसके अतिरिक्त कार्यों से संबंधित है जो इस कार्य में करने हो। वहीं 13, 14, 16, 18, 19 जब आते हैं तो वह हमारे पिछले जन्म के कर्मों के द्वारा उत्पन्न ऋण से संबंधित है, जिसे इस जन्म में चुकता करते हैं। यह काफी महत्वपूर्ण है, चाहे वो गणना में आए या जन्म तिथि में, माह में, कहीं आए, हमें इसे याद रखना। अब तिथि जो होता है, तिथि, माह और वर्ष, ये सभी को तो एक अलग में परिवर्तित कर लेते हैं। तिथि हम मूल होता है और वह हम खुद होते हैं। हमारा आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है, इसलिए तिथि हमारा आंतरिक व्यक्तित्व है। तिथि, माह और वर्ष, यह तिथि हमारा आंतरिक व्यक्तित्व है। तिथि और माह हमारा बाहरी व्यक्तित्व है, जिसे हम एटीट्यूड नंबर और या अचीवमेंट नंबर कहते हैं। तिथि को मूलांक है, जो हमारा आंतरिक व्यक्तित्व है। बाहरी व्यक्तित्व हमारा तिथि, मूलांक, तिथि और माह को मिलकर बनता है, उसे हम एटीट्यूड नंबर या अचीवमेंट नंबर कहते हैं। तिथि, माह और वर्ष को मिलाकर जो अंक बनता है वह हमारा भाग्य अंक होता है, और इसे बोलचाल की भाषा में कंडक्टर कहते हैं। ड्राइवर और कंडक्टर, जिसे मूलांक को बोलचाल की भाषा में ड्राइवर, भाग्यांक को बोलचाल की भाषा में कंडक्टर। जिस तरह बस में ड्राइवर और कंडक्टर का मित्रवत रहना जरूरी है, शत्रुवत में रहने में बाधक होती है आरंभ से ही बस के चलने में, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी ड्राइवर और कंडक्टर के अंक का मित्रवत रहना जरूरी। और जब मित्रवत नहीं होता तो हम वैसे अंक को लाते हैं जो अंक दोनों के बीच मित्र हो और दोनों के बीच सामंजस्य पैदा कर सके, स्थापित कर सके। इसलिए हमने देखा तिथि, माह और वर्ष एंजल नंबर होता है, जो वर्ष के अंकों को जोड़कर एक अलग में परिवर्तित करके फिर पुरुष के लिए उसमें से 11 में से उसे हम घटाते हैं, महिला के लिए 4 उसमें जोड़। इस प्रकार हम देखें तो इस जातक का जो जन्मतिथि गूगल से लिया है, यहाँ ये गूगल से लिया है, उद्देश्य शैक्षणिक है, जिनकी जन्मतिथि आज है। इनका मूलांक 5 होता है, भाग्यांक 6 बनता है। इनका जो कंडक्ट एंजल नंबर है 2 बनता है। और आप ये देखें कि अब हमें देखना है कि इनका मूलांक, भाग्यांक आपस में सत्य, क्योंकि पूरा अंक ज्योतिष मूलांक और भाग्यांक के ही दूरी पे काम करता है। यह हमेशा याद रखना चाहिए कि कभी भी जीवन की यात्रा के दौरान कभी भी इन मूलांक और भाग्यांक का शत्रु अंक हमें नहीं लगा। आज का अंक बहुत अच्छा है, क्योंकि 5 अंक ऐसा होता है जो ईश्वर देते हैं 5 तारीख को जिसका जन्म होता है, या जिसमें 5 ईश्वर द्वारा प्रकट होता है। ये भाग्य ही देता है इन्हें एक ऐसा जो किसी का शत्रु नहीं, संतों भी पता है मजबूत होता है। अब ये जो है, हमें मूलांक और भाग्यांक को समझना है और समझकर इनके शत्रु अंक यदि हैं तो शत्रु अंकों को पहचानना है, तथा साथ ही साथ इनके इनके में यदि शत्रुता है तो ऐसा अंक लाना है जो कि दोनों का मित्र हो सके। तो सबसे पहले हम ऐसे अंक को पहचानते हैं जो कि उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उन्हीं अंकों में से लेंगे। तो ये अंक कौन कौन है, इसके लिए हम लोसो ग्रिड का सहारा लेते हैं। आपके समक्ष पूरा जो लोसो ग्रिड का अंक है उसके बॉक्स बने हुए, 9 अंक बॉक्सों में 9 अंक रखे गए। ये सभी कुछ न कुछ दर्शाते हैं। यदि सभी अंक उपलब्ध हैं तो 100%, यदि 2 अंक उपलब्ध हैं तो 66%, यदि 1 अंक उपलब्ध है तो 33%, कोई नहीं है तो 0। और इस जन्म तिथि से जो इनका तिथि सभी है, जो जितने अंक हैं उनको हम इन अंकों में बॉक्स में स्थापित करते हैं, और जब देखते हैं इनके जो मिसिंग अंक है वह 4 होते हैं। यह अद्भुत जन्म तिथि है जो कि बहुत कम को मिलता है, और ये देखिए कि सभी बॉक्स इनके भरे हुए हैं, और शायद ही ऐसा कोई अंक जन्म तिथि मिले। यह अद्भुत जन्म तिथि ईश्वर द्वारा सचमुच यह काफी उपयोगी। अब देखते हैं कि इनका जो है ना, हम पहला कि स्रोत कहाँ से लाएं। यदि मिसिंग, मान लीजिए हमें 2 चीज देखने होते हैं कि कौन कौन अंक 3 बार आ चुके हैं उनको नहीं लाना है, कौन कौन अंक 2 बार आ चुके हैं उन्हें नहीं लाना है,
कौन कौन अंक मिसिंग है और कौन कौन अंक एक बार आए हुए हैं। इनके लिए सभी अंक एक बार आए हुए हैं, इसलिए कोई भी अंक ला सकते हैं और 4 मिसिंग। अब इनको इनका कहाँ से स्रोत कहाँ से होगा, तो यह स्रोत किसी के लिए भी कोई भी अंक ज्योतिषी इसी पर निर्भर होता है, नाम से शुरू करता है, क्योंकि नाम ऐसा होता है जो जीवन भर चलता है। ये जन्म तिथि भी जीवन भर चलता है, इसलिए ऐसा स्रोत जो जीवन भर चले वो नामांक होता है। आप कहेंगे नाम में तो अक्षर होते हैं, अंक कहाँ से हो सकते हैं? जी हाँ, इन अक्षरों के अंकीय मूल्य होते हैं, और ये अंकीय मूल्य में ही परिवर्तन, अक्षरों को अंकीय मूल्य में परिवर्तित करते हैं इनके नाम को, और यह देखते हैं कि इनका नाम का अंक क्या होता है। जी हाँ, नाम का पहला अक्षर भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। आप देखें, इनका नाम है रिया कपूर, ये फिल्मी डायरेक्टर, और इनका जो नामांक होता है वो 4 पर जाता है, नाम का पहला अक्षर 2 पर जाता है। नाम का पहला अक्षर यदि मूलांक और भाग्यांक का शत्रु अक्षर हुआ, वह भी परेशानी बनता है, क्योंकि नाम का पहला अक्षर काफी महत्वपूर्ण है, ये काफी ऊर्जा देता है। जो टाइटल है उसे ज्यादा नाम का पहला अक्षर देता है, इसलिए नाम का पहले अक्षर का भी पहला पहला शब्द जो नाम का है उसके पहला शब्द का भी पहला अक्षर जो होता है वह महत्वपूर्ण होता है। अब हम देखते हैं, इन्हें पहले जन्मदिन की हार्दिक बधाई। अब देखते हैं कि अंकों के शत्रु कौन होते हैं। 1 के 8, 2 के 4, 6 8 9, 3 के 6, 4 के 8 9 4 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3 9, 7 के 7 9 3, 8 के 1 2 9 4 8, 9 के 6 4 2 8। आपने देखा इनका उपलब्ध अंक 4 था, और इनका जो है नाम से वह अंक मिल जाता है, जो कि सभी अंक के लिए मिल जाते हैं। फिर भी इनका अंक जो है जीवन में कौन से अंक का इसका उपयोग करें, कौन सा नहीं करें, इसके लिए सोचिए। तो 1 के 8, 2 के 4 6 8 9, 3 के 6 8, 4 के 8 9 4 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3 9, 7 के 7 9 3, 8 के 1 2 9 4 8, और 9 के 6 4 2 8 9। इनका मूलांक 6 बनता है, भाग्यांक 6 बनता है। 6 के शत्रु कौन कौन है? 6 के शत्रु जो है वह 3 है, इसलिए 3 अंक का इनका बार बार प्रयोग करना उचित नहीं होगा। 5 के कोई शत्रु नहीं है, वहीं 2 के शत्रु 4 है। और कुछ अंक ऐसे हैं जिनकी पुनरावृत्ति न हो तो अच्छा है, क्योंकि 4 8 9, 4 7 8 9, ये जब भी मोबाइल में किसी भी व्यक्ति के लिए मोबाइल में या गाड़ी संख्या में आदि आदि हो, तो ये अंक अपने के ही दुश्मन होते हैं। और इनका नाम का जो वॉवेल है और कॉन्सोनेंट, ये भी बहुत सुंदर है, क्योंकि वॉवेल ज्यादा है, कॉन्सोनेंट कम है। यह भी अति उत्तम, इसलिए इन्हें ईश्वर ने बहुत अच्छी उपहार के रूप में अंकों को दिया है। ये इन्हें बधाई, और ये प्रयास करें कि 4 7 8 9 ये अंक नहीं आए, ये इनके लिए काफी उपयोगी और काफी घातक हो सकता है इनके जीवन, और किसी भी जीवन के लिए हम यही कहते हैं। और अब देखते हैं ये आज का पर्सनल ईयर कैसे निकालें किसी भी जातक का। तो जातक का पर्सनल ईयर निकालने के लिए जन्म तिथि जो होता है उसमें से तो जो वर्ष होता है उसको हटाकर वर्तमान वर्ष को रखते हैं, और फिर पूरे अंकों को जोड़ते हैं। यदि वह मूलांक का या भाग्यांक का शत्रु अंक निकला तथा रनिंग एज का शत्रु अंक निकला, तो फिर परेशानी हो सकती है। आप देखें, इनका 9 जो अंक है, 9 इनका पर्सनल ईयर है, और रनिंग एज 3 है। 6 के 3 शत्रु हैं, और 9 के 6 के शत्रु 3 और 9 दोनों हैं, इसलिए ये दोनों इनके लिए समस्या का कारक हो सकता है। थोड़ा सा हेल्थ स्वास्थ्य पर ध्यान दें, और इनका जो 50-50 का चांस है शुभता और अशुभता के संदर्भ में, क्योंकि 5 अंक इनके पास महत्वपूर्ण है, बना हुआ है, जो कि शुभ है। तो ये हमने देखा अंक कैसे कार्य करते हैं। अब हम देखेंगे अंक कैसे बोलते हैं। जी हाँ, आज का अंक 9 है। आज का 9 अंक यह क्या कह रहा है? विभिन्न तिथियों को जन्म जातक, तो 9 अंक सैनिक का होता है। सैनिक किसी का मित्र नहीं होता, लेकिन सैनिक को भी आराम चाहिए, इसलिए 5 अंक का शत्रु तो कोई हो नहीं सकता, इसलिए 9 अंक तटस्थ है 5 और 6 के साथ। इसलिए 9 9 सैनिक जो होता है मित्र होता है केवल सरकार का, राजा का या बॉस। इसलिए 1 10 19 28 तारीख को जन्मे जातक के लिए यह मित्र होता है, अति मित्र नहीं होता, क्योंकि सैनिक
राजा सरकार या बॉस का मित्र हो सकता है, अति मित्र नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी सरकार गिरती है, जहां भी सैनिक राजा का परिचित होता है, सैनिक का रोल अहम होता है। इसलिए 9 9 के खुद शत्रु हैं, एक सैनिक दूसरे सैनिक को नहीं देखना चाहता। इसलिए आज के दिन में कहें 1 10 19 28 तारीख को जन्म जातक के लिए दिन उत्तम होने की संभावना है। 5 14 23 तारीख और 6 15 24 तारीख को किसी भी माह के जन्म जातक के लिए दिन साधारण होंगे। इसी के साथ हमारी प्रस्तुति समाप्त। हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं पूरी प्रस्तुति आपके लिए रोचक, ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी संभव। यदि आपका सुझाव कुछ इस प्रस्तुति को बेहतर बनाने के लिए है, तो देर न करें, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके हमें बताएं। साथ ही साथ इस आगे यदि इस प्रस्तुति को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उसे लाभ हमें और इसके अतिरिक्त यदि इस प्रस्तुति को या इसके अतिरिक्त हम आपसे आग्रह ये करेंगे, इस प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों, शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग को सुनकर उसे पंचांग को सुनकर उस पंचांग को सुनने के बाद पंचांग को स्मरण करके और अनुसरण करके अपने जीवन को शुभ और सफल बना सके। वे साझा करें, लोगों को प्रेरित करें। इसी के साथ गुरु बृहस्पति देव तथा हरि विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि उनकी असीम कृपा पर बनी रहे और आपका दिन शुभ। जय गुरु बृहस्पति देव, जय श्री हरि। ओम नमो नारायण, जय श्री कृष्ण।